आज हम 25 साल पीछे चल रहे हैं 1999 के बिहार में। ये वो दौर था जिसे कई लोग जंगल राज भी कहते थे। और इसी दौर में एक ऐसी कहानी सामने आई जो आज भी पटना की गलियों में एक अनकही पहेली की तरह गूंजती है। ये कहानी है दो होनहार और कह सकते रसूखदार युवाओं की, शिल्पी जैन और गौतम सिंह, जिनकी लाशें एक कार में मिलती हैं और जिसके बाद बिहार की सियासत में एक भूचाल आ जाता है। और देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये उस दौर की राजनीति, सत्ता के अहंकार और डर की कहानी है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी उनकी पत्नी राबड़ी देवी। लेकिन जो असल सत्ता का केंद्र माने जाते थे वो थे उनके साले साधु यादव। उनका नाम भी एक हनक हुआ करता था। इस केस की हर परत उसी सत्ता के गलियारों से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही कहा। आधिकारिक तौर पर इस केस को आत्महत्या का नाम देकर फाइलों में बंद कर दिया गया, लेकिन जो सबूत और हालात सामने आए वो एक बहुत ही भयानक साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। तो आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हर सबूत चीख चीख कर हत्या की गवाही दे रहा था, फिर भी इसे आत्महत्या मान लिया गया। चलिए पहले उन दो किरदारों को जानते हैं जिनकी जिंदगियों पर अचानक पर्दा गिर गया। हाँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कोई आम लड़के लड़की नहीं थे। इनकी पहचान ही इस केस का सबसे अहम पहलू है। तो पहली है 23 साल की शिल्पी जैन, पटना के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक उज्जवल कुमार जैन की बेटी। कमला स्टोर्स वाले। हाँ, उनका कमला स्टोर्स नाम से रेडीमेड कपड़ों का एक बहुत बड़ा एम्पायर था। शिल्पी खुद पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएट थी, पढ़ाई में अव्वल और बेहद खूबसूरत, और वो मिस पटना भी रह चुकी थी। हाँ, उन्होंने मिस पटना का खिताब भी जीता था। मतलब एक ऐसी लड़की जिसके सामने एक सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए खड़ा था। और दूसरा किरदार है गौतम सिंह। गौतम का परिवार भी सत्ता के बहुत करीब था। उसके पिता डॉक्टर BN सिंह लंदन में रहते थे और लालू परिवार के काफी नजदीकी लोगों में गिने जाते थे। गौतम खुद लंदन की आरामदायक जिंदगी छोड़कर पटना आया था क्योंकि उसकी आंखों में राजनीति में एक बड़ा नाम कमाने का सपना था। और वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, उसने उस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए थे। तो जाहिर है पटना के पावर सर्कल में इन दोनों का मिलना तो तय ही था। हाँ बिल्कुल, दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और जल्द ही ये रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों साथ में भविष्य के सपने बुन रहे थे। यहीं पे कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है, साधु यादव। गौतम सिंह ने देखिए बहुत कम समय में साधु यादव से गहरी नजदीकी बना ली थी। वो जानता था कि अगर बिहार की राजनीति में टिकना है तो सत्ता के सबसे मजबूत केंद्र से जुड़ना ही होगा। और ये नजदीकी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने पार्टनरशिप में पटना के सबसे पॉश इलाके फ्रेजर रोड पर सिल्वर ऑक नाम का एक रेस्टोरेंट भी खोला था। ओह, तो ये सिर्फ जान पहचान नहीं थी, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप तक पहुंच गई थी। हाँ, ये दिखाता है कि गौतम सिर्फ एक आम कार्यकर्ता नहीं था, वो सत्ता के बहुत अंदर तक पहुंच चुका था। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ राजनीति में बढ़ता कद। गौतम और शिल्पी की दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बिहार की राजनीति और सत्ता का खेल वो ऐसा था कि कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह उनके लिए क्या लाने वाली है। और वही हुआ 3 जुलाई 1999 की उस भयानक रात को। उस रात पटना के गांधी मैदान के पास MLA क्वार्टर नंबर 12 के गैराज में खड़ी एक मारुति जैन कार में शिल्पी और गौतम की लाशें मिलती हैं। और जिस हालत में वो लाशें मिलती हैं, वहीं से इस केस पर शक की पहली परत चढ़ती है। हाँ, और यही वो तस्वीरें थीं जिन्होंने पहली नजर में ही पुलिस की आत्महत्या वाली कहानी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। गौतम का शरीर पूरी तरह से नग्न था, जबकि शिल्पी ने सिर्फ गौतम की एक टी-शर्ट पहनी हुई थी। घर से वो एक सफेद रंग की कुर्ती पहनकर निकली थी जो गायब थी। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि शिल्पी के शरीर पर जूतों से बेरहमी से पीटे जाने के निशान साफ दिख रहे थे। अब आप सोचिए, कोई भी सामान्य बुद्धि का इंसान इन हालात को देखकर क्या सोचेगा? हत्या ही सोचेगा। लेकिन पटना पुलिस मौके पर पहुंचती है और बिना किसी शुरुआती जांच के पहली नजर में ही इसे आत्महत्या घोषित कर देती है। कपड़ों का गायब होना, शरीर पर चोट के निशान, ये सब पुलिस को नजरअंदाज करने लायक लगे। ये इस केस की पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ी थी, जो बताती थी कि जांच की दिशा पहले से ही तय कर ली गई थी। और जिस वक्त पुलिस ये थ्योरी गढ़ रही थी, उसी वक्त पटना की फिजाओं में एक दूसरी बहुत ही डरावनी कहानी तैर रही थी। हाँ,
वो कहानी जो कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं आई। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जुलाई को शिल्पी अपनी कंप्यूटर क्लास के लिए निकली थी। रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिलता है जिसे शिल्पी भी जानती थी और वो उसे अपनी कार में बिठा लेता है। वो दोस्त शिल्पी से कहता है कि गौतम उससे मिलना चाहता है और वो फुलवारी शरीफ के वाल्मी गेस्ट हाउस में उसका इंतजार कर रहा है। एक मिनट, ये वाल्मी गेस्ट हाउस ही क्यों? उस दोस्त ने शिल्पी को किसी कैफे या रेस्टोरेंट में क्यों नहीं बुलाया? इस जगह में ऐसा क्या खास है या बदनाम था? आपका सवाल बिल्कुल सही है। वाल्मी गेस्ट हाउस उस दौर में सत्ता के नशे में चूर नेताओं और उनके गुर्गों का अय्याशी का अड्डा माना जाता था। ये शहर से थोड़ा बाहर एक सुनसान जगह पर था, जहां होने वाली किसी भी गतिविधि पर बाहर वालों की नजर नहीं पड़ती थी। मतलब एक सेफ हाउस जैसा? एक तरह से। ये एक ऐसी जगह थी जहां ताकतवर लोग कानून से बेखौफ होकर कुछ भी कर सकते थे। गौतम को इस जगह की हकीकत अच्छे से पता थी। तो इस दूसरी थ्योरी के मुताबिक जब गौतम को पता चलता है कि शिल्पी को धोखे से वाल्मी गेस्ट हाउस ले जाया गया है, तो वो घबराकर अपनी कार से वहां पहुंचता है। हाँ, और वहां पहुंचकर जो मंजर वो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। वो शिल्पी को एक कमरे में कई लोगों से घिरा हुआ पाता है। गौतम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग संख्या में ज्यादा थे और सत्ता के नशे में चूर थे। वो गौतम को ही पीटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद की कहानी और भी भयानक है। कहा जाता है कि शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर सबूत मिटाने के लिए दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई और फिर उनकी लाशों को गौतम की ही कार में डालकर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए एमएलए क्वार्टर के गैरेज में छोड़ दिया गया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी भी सभ्य समाज में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यहां से साजिश की दूसरी परत खुलती है, सबूतों को मिटाने का एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। पुलिस की जांच में हुई गड़बड़ियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने एक नई थियोरी पेश कर दी कि दोनों की मौत कार में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने से हुई है। ये वैज्ञानिक रूप से भी एक बहुत कमजोर थियोरी थी। मारुति जेन जैसी कार में एक गैराज के अंदर 2 लोगों का दम घुटकर मर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहीं से सबूत मिटाने का असली खेल शुरू होता है। हाँ, पुलिस के एक कांस्टेबल ने उस कार को, जो कि केस का सबसे बड़ा सबूत था, उसे खुद ड्राइव करके थाने तक पहुंचाया। ये पुलिस मैनुअल का खुला उल्लंघन था। ऐसा करने से स्टीयरिंग व्हील, दरवाजे, डैशबोर्ड, हर जगह से अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स और दूसरे फोरेंसिक सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए। कायदे से उस कार को क्रेन से उठाकर फोरेंसिक जांच के लिए ले जाना चाहिए था। ये जल्दबाजी यही नहीं रुकी। गौतम के पिता डॉक्टर बीएन सिंह लंदन में थे। परिवार के आने का इंतजार किए बिना रात के अंधेरे में ही दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। और तो और परिवार की इजाजत के बिना ही पुलिस ने गौतम का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें जहर की आशंका जताई गई। कार्बन मोनोऑक्साइड वाली थ्योरी तो वैसे ही हवा हो गई। पुलिस ने बिना शर्मिंदा हुए तुरंत अपनी कहानी बदल दी। कहने लगे कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। इतनी तेजी से बदलती थ्योरीज साफ इशारा कर रही थी कि किसी बड़े और ताकतवर व्यक्ति को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इसी बीच घटनास्थल पर साधु यादव का अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचना और हंगामा करना इस शक को और गहरा कर देता है। जब मीडिया में हंगामा बढ़ा, विपक्षी पार्टियों ने सरकार को विधानसभा में घेरा, तो आखिरकार 2 महीने बाद सितंबर 1999 में सरकार ने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया। हाँ, बहुत दबाव के बाद। तब लोगों को लगा कि शायद अब सच सामने आएगा और सीबीआई की जांच में एक ऐसा सबूत हाथ लगा जिसे इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होना चाहिए था। वो सबूत था हैदराबाद की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों और वजाइनल फ्लूइड को जांच के लिए हैदराबाद भेजा था। जब उस रिपोर्ट के नतीजे सामने आए तो उसने पटना पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि शिल्पी के वजाइनल फ्लूइड में 1 से ज्यादा पुरुषों का सीमेन पाया गया है। ये गैंगरेप का सीधा और अकाट्य वैज्ञानिक सबूत था। ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ बर्बरता हुई थी। अब आत्महत्या की थ्योरी किसी भी तरह से टिक नहीं सकती थी। इसके बाद सीबीआई के लिए अगला कदम बिल्कुल साफ था। उन्होंने मुख्य संदिग्ध साधु यादव को डीएनए जांच के लिए अपना ब्लड सैंपल देने को कहा, लेकिन साधु यादव ने इससे साफ इनकार कर दिया। और यहाँ इस केस का सबसे शर्मनाक मोड़ आता है। साधु यादव का इनकार करना हैरान करने वाला नहीं था, लेकिन हैरान करने वाला था सीबीआई का रवैया।
सीबीआई, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने साधु यादव को डीएनए सैंपल देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर करने की कोई कोशिश ही नहीं की। अगर सीबीआई चाहती तो अदालत के जरिए ये सैंपल लेने का आदेश हासिल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बस चुप बैठ गए। 4 साल की लंबी जांच के बाद 2003 में सीबीआई ने जो किया, उसने न्याय की उम्मीद रखने वाले हर इंसान को स्तब्ध कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया कि उनकी नजर में कोई अपराध हुआ ही नहीं था और वे इस केस को बंद कर रहे हैं। सोचिए, जिस केस में गैंग रेप के फोरेंसिक सबूत थे, जिस केस में मुख्य संदिग्ध ने डीएनए टेस्ट देने से इनकार कर दिया था, उसे बिना किसी नतीजे के आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया। जब सीबीआई से हैदराबाद की उस फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया जिसमें गैंग रेप की पुष्टि हुई थी, तो उन्होंने एक ऐसी दलील दी जो विज्ञान का मजाक उड़ाने जैसी थी। उन्होंने कहा कि वो सीमेन नहीं बल्कि पसीना था। ये दलील अपने आप में अविश्वसनीय है। फोरेंसिक साइंस में सीमेन और पसीने के बीच अंतर करना सबसे बुनियादी जांचों में से एक है। कोई भी लैब इसमें गलती नहीं कर सकती। सीबीआई का ये कहना साफ तौर पे ये दिखा रहा था कि वो किसी भी कीमत पर इस केस को रफा दफा करना चाहती थी, चाहे उसके लिए विज्ञान को ही क्यों ना झुठलाना पड़े। इस पूरी कहानी में कुछ और भी पहलू हैं जो डर और खौफ की एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं, जैसे कि गौतम के परिवार की रहस्यमयी छुप्पी। उसके पिता डॉक्टर बीएन सिंह, जो लालू परिवार के इतने करीबी थे, उन्होंने अपने जवान बेटे की मौत पर कभी न्याय की मांग क्यों नहीं की? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उस वक्त ये आरोप भी लगे थे कि चारा घोटाले के करोड़ों रुपए को हवाले के जरिए स्विस बैंकों तक पहुंचाने में डॉक्टर सिंह की एक कथित भूमिका थी। क्या ये चुप्पी उसी गहरे राज को दबाए रखने की कीमत थी, या फिर सत्ता का डर इतना हावी था कि वो अपने बेटे के लिए भी आवाज नहीं उठा सके? ये सवाल आज भी कायम है। दूसरी तरफ शिल्पी का परिवार था, जो लगातार न्याय के लिए लड़ रहा था। 2006 में शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने हिम्मत जुटाई और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी शुरू की। लेकिन 6 जनवरी 2006 को जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हो रहे थे, कुछ लोगों ने घर के दरवाजे से ही उनका अपहरण कर लिया। हालांकि 2 दिन बाद अपहरणकर्ताओं ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जो संदेश देना था वो दिया जा चुका था। उस खौफनाक अनुभव के बाद प्रशांत जैन और उनके परिवार ने कभी इस केस को दोबारा उठाने की हिम्मत नहीं की। मतलब उन्हें चुप करा दिया गया। ये घटना दिखाती है कि इस केस को दबाने के लिए ताकतवर लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, चाहे वो अपहरण ही क्यों न हो। और इसी वजह से आज 25 साल बाद भी इस केस से जुड़े कई बुनियादी सवाल हवा में तैर रहे हैं, जिनका जवाब किसी भी फाइल में नहीं है। जैसे, अगर ये आत्महत्या थी तो दोनों ने कपड़े क्यों उतारे थे? शिल्पी के शरीर पर जूतों से पिटाई के वो निशान कहाँ से आए? क्या कोई आत्महत्या करने से पहले खुद को जूतों से पीटता है? और एक बहुत बड़ा सवाल, पुलिस को उस बंद गैराज में खड़ी कार के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने और कैसे दी? और ये खबर साधु यादव तक इतनी तेजी से कैसे पहुंची कि वो पुलिस से भी पहले मौके पर पहुंच गए? और आखिर में सबसे अहम सवाल, साधु यादव ने डीएनए टेस्ट से इनकार क्यों किया? और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई एक रसूखदार नेता के सामने इतनी बेबस क्यों हो गई कि उसने सच का पता लगाने की कोशिश ही छोड़ दी? तो संक्षेप में, पुलिस और फिर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की 4 साल की जांच के बावजूद ये मामला आधिकारिक फाइलों में एक आत्महत्या बनकर दफन हो गया, जबकि हर सबूत, हर परिस्थिति चीख कर हत्या की ओर इशारा कर रही थी। और ये मामला सिर्फ एक अनसुलझा अपराध की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक स्याह उदाहरण है कि कैसे सत्ता, राजनीति और डर का गठजोड़ मिलकर न्याय की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। ये दिखाता है कि जब सिस्टम के रखवाले ही शिकारियों के साथ मिल जाएं, तो इंसाफ का क्या हश्र होता है। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जब जांच करने वाली एजेंसियां ही सवालों के घेरे में हों, जब सबूतों को पसीने में बदल दिया जाए और गवाहों को खौफ से चुप करा दिया जाए, तो फिर सच का पता कैसे लगाया जा सकता है? और क्या ऐसे दबे हुए मामलों में कभी न्याय की उम्मीद की जा सकती है?